हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और फर्स्ट लेक्चर के जो हमारे टॉपिक होंगे वो होंगे डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर एंड स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं और इसको हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि ये जो टर्म एनवायरनमेंट है ये कहाँ से डिराइव हुई है। द वर्ड एनवायरनमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरोनीर विच मीन्स टू सराउंड। तो ये जो हमारी टर्म है एनवायरनमेंट ये फ्रेंच वर्ड से ली गई है ना। फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच लैंग्वेज में एक शब्द है एनवायरोनीर, उससे बना है एनवायरनमेंट। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सराउंड और सराउंडिंग्स। ठीक है। तो बेसिकली हम एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो भी सराउंडिंग्स हैं उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। देयरफॉर एनवायरनमेंट इंक्लूड्स all the living biotic and non-living abiotic components around any organism। तो जब हम बात कर रहे हैं सराउंडिंग्स की, तो हमारे चारों तरफ या ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो सराउंडिंग्स होंगी या तो वो लिविंग होंगी या वो नॉन लिविंग होंगी, है ना। तो जो लिविंग है उनको बायोटिक बोलते हैं और जो नॉन लिविंग है उनको एबायोटिक बोलते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होंगे वो मिलके उस ऑर्गेनिज्म का क्या बनाएंगे? एनवायरनमेंट बनाएंगे, क्योंकि वही उसके चारों तरफ है, वही उसको सराउंड कर रहे हैं। ठीक है। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो एबायोटिक एनवायरनमेंट या कंपोनेंट्स जो है उसके अंदर आपका एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और बायोटिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेसिकली देखें तो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको हम दो कैटेगरी और बना लेते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा जो भी अर्थ के ऊपर चीजें हैं वो क्या है? वो सब एबायोटिक है। क्लियर? तो ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई, या जनरल हमने समझ लिया कि एनवायरनमेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दी गई है। ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए 1986 में बनाया था और इम्प्लीमेंट किया। इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 2A। तो उसमें एनवायरनमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है वो देख लेते हैं। तो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड and the interrelationship which exist among and between air, water, land, human beings, plants, microorganism and other living creatures and property। ठीक है। तो इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट के अंदर वाटर, एयर, लैंड एंड प्रॉपर्टी, है ना, ये नीचे लिखा है प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें आती हैं। तो वाटर, एयर, लैंड और प्रॉपर्टी क्या हो गए? ये आपके हो गए नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर और कौन आते हैं? इसके अंदर आते हैं ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स। मींस बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं, है ना। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट आएंगे, एनवायरनमेंट के अंदर बायोटिक कंपोनेंट आएंगे, और तीसरी चीज क्या आएगी? तीसरी चीज आएगी दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप। मींस बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे इंटरलिंक्ड है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ना। उस रिलेशनशिप की यहां पे हम बात कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एबायोटिक कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एनवायरनमेंट इंक्लूड्स इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन देखते हैं जो सीसी पार्क है, उन्होंने 1980 में ये डेफिनेशन दी थी और इन्होंने ये कहा, सम टोटल ऑफ कंडीशंस विच सराउंड्स अ मैन एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। तो इन्होंने बेसिकली ये कहा कि कोई मैन है, मैन मतलब ह्यूमन बीइंग है, तो मैन को हम मैन ना बोल के हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल लेते हैं, है ना। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक गिवन पॉइंट पे प्रेजेंट है स्पेस या टाइम में। ठीक है। उसके चारों तरफ जो भी कंडीशंस होंगी, है ना, स्टार्टिंग में बोला है ना सम टोटल ऑफ कंडीशंस, तो
लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो भी सम टोटल ऑफ कंडीशंस होंगी वही उस ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, एनवायरमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गाउडी 1984 में इन्होंने डेफिनेशन दी और इन्होंने क्या कहा, एनवायरमेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ विच सराउंड्स अ मैन एट अ गिवन पॉइंट। देखिए बात इन्होंने भी वही बात करी है, लेकिन इन्होंने जो डेफिनेशन में शब्द या वर्ड लिए हैं वो डिफरेंट लिए हैं। तो इन्होंने ये कहा इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। तो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ क्या हो गए, ये आपके एबायोटिक कंपोनेंट हो गए, नॉन लिविंग हो गए। और ये फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्या कर रहे हैं, सराउंड्स अ मैन एट अ गिवन पॉइंट। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक गिवन पॉइंट पे खड़ा हुआ है ना, जैसे अभी इस टाइम पे आप जहां पर भी प्रेजेंट हैं तो आपके चारों तरफ जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं वो आपको सराउंड कर रहे हैं, आपके चारों तरफ हैं, और वही मिलके आपका क्या बना रहे हैं, एनवायरमेंट बना रहे हैं। ठीक है, फिर इंटर रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो एनवायरमेंट है और ऑर्गेनिज्म है दोनों इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो कैसे हैं, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन इट्स एनवायरमेंट फॉर इट्स नरिशमेंट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड कहां से ले रहा है, वो एनवायरमेंट से ले रहा है, एबायोटिक कंपोनेंट से फूड ले रहा है। जैसे प्लांट अपना फूड बनाते हैं तो उनको एबायोटिक कंपोनेंट चाहिए, क्या क्या चाहिए उनको, सनलाइट चाहिए, उनको वाटर चाहिए, उनको न्यूट्रिएंट चाहिए, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये क्या है, बेसिकली ये एबायोटिक कंपोनेंट है। इनकी हेल्प से ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देन एनवायरमेंट प्रोवाइड्स देम द बेस फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ देयर लाइफ। और ऑर्गेनिज्म जब भी कोई एक्टिविटी करता है अपनी लाइफ को चलाने के लिए तो उसके वो एक मीडियम चाहिए, एक बेस चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो भी एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो एनवायरमेंट इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द फैक्टर्स एंड कंडीशंस which affects the life of an organism directly or indirectly। तो अगर हम ये कहें कि एनवायरमेंट एक सिंगल एलिमेंट है, सिंगल फॉर्म में उसको हम डिस्क्राइब कर दें, तो ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो एनवायरमेंट हमारा कोई सिंगल एलिमेंट नहीं है, ये मिक्सचर है। किन चीजों का मिक्सचर है, ये ऐसे फैक्टर और कंडीशंस का मिक्सचर है जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ ली, जनरल डेफिनेशन देखी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की डेफिनेशन देखी, सीसी पार्क और गाउडी ने क्या डेफिनेशन दी वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल स्टडीज, अगर इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि एनवायरमेंट साइंस और एनवायरमेंटल साइंस इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट बट इट इज ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। एनवायरमेंटल साइंस अपने आप में जो है एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो बहुत सारे डिसिप्लिन है, इसीलिए इसको कहा गया है मल्टी डिसिप्लिनरी, है ना। तो जब हम एनवायरमेंट को पढ़ते हैं, टू स्टडी अबाउट एनवायरमेंट वन शुड हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। तो एनवायरमेंट को जब हम पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर पढ़ते हैं या उनकी हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर्स, जेनेटिक्स, हेल्थ, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, है ना, ये सब हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, दे प्रोवाइड द बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशन विद ईच अदर। तो इन सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, इन सब्जेक्ट का मिक्सचर है एनवायरमेंटल स्टडीज। देन beside these field of life sciences it is also interact with natural sciences। नेचुरल साइंस का भी पार्ट एनवायरमेंट साइंस के अंदर आता है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, देन अदर एस्पेक्ट्स जो है लाइफ के या अदर सब्जेक्ट्स हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। जैसे हम एनवायरमेंटल लॉस की बात करते हैं तो लॉ आ गया, उसमें कानून आ गया, है ना, मैनेजमेंट, देन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, रिलीजन, सोशियोलॉजी, पेलेंटियोलॉजी एटसेट्रा। तो अपने आप में ये सब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा वास्ट है और ये बहुत सारे सब्जेक्ट का क्या है, मिक्सचर है। Many disciplines contribute to environmental science and help us to understand the entire spectrum of relationship between people and the environment। तो जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो पीपल और एनवायरमेंट के
बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हमें समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये एक फिगर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि एनवायरमेंटल स्टडीज जो है ये सेंटर में है और इसके चारों तरफ बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ये एक कुछ ज्यादा कुछ कम ये सब्जेक्ट्स जो हैं एनवायरमेंटल साइंस के अंदर, एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर बेसिकली आ जाते हैं, जैसे ज्योग्राफी, जियोलॉजी, लॉ, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस, ओशिनोग्राफी, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, रिलीजन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो इट ब्रिंग्स अवर नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन इम्पैक्ट्स all together. It is a multidisciplinary approach that deals with every issue that affects an organism. अब देखिए, कुछ ना कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो भी इफेक्ट्स होते हैं, तो हमें एक सिंगल अप्रोच नहीं अपनानी है उसको सॉल्व करने के लिए या उस इश्यू को समझने के लिए, हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनानी होगी। तभी हम उस इश्यू को समझ पाएंगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट अपने आप में मल्टी डिसिप्लिनरी है। ठीक है, it covers the impact of environmental science and social aspect of the environment as well. और साथ में ये क्या करता है, जितने भी इम्पैक्ट्स हैं, ये पूरा जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस को तो कवर कर ही रहा है, साथ में सोशल एस्पेक्ट्स को भी ये कवर कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है स्कोप। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एनवायरमेंट का स्कोप है वो बहुत ज्यादा वाइड है। ठीक है, एंड इट में प्रोवाइड द बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द डेलीगेट बैलेंस ऑफ नेचर। तो जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो नेचर के अंदर जो एक डेलीगेट बैलेंस बना हुआ है उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने में हमें हेल्प मिलती है। तो बहुत सारे एरियाज हैं जो बेसिकली इसमें कवर होते हैं। जैसे जब हम नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एनवायरमेंट की बात करते हैं, है ना। इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंट के अंदर आता है। फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और उसके कंट्रोल की बात करते हैं। फिर अगर हमें कोई ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू के लिए कोई पॉलिसी फ्रेम करनी है, ठीक है, बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं जो डेवलपमेंट और एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ जाती हैं, स्कोप में आ जाती हैं। इन सब चीजों को समझने के लिए हमें बेसिकली क्या करना होगा, एनवायरमेंटल साइंस को या एनवायरमेंटल स्टडीज को हमें समझना होगा। तो these are the basic areas of environmental science which affects all the sections of society directly. तो जो हमने यहाँ पे अभी ऊपर देखे, तो ये सारे बेसिक एरियाज हैं जो सोसाइटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, तो इनको हमें समझना होगा। Environmental science is centralized on the technical subject like environmental biodiversity, environmental engineering and environmental management. अगर इसको थोड़ा सा और ब्रेकअप कर लें स्कोप को या और ब्रॉड कर लें, है ना, तो एनवायरमेंटल साइंस को हम कह सकते हैं कि इसके अंदर और 3 सब्जेक्ट है एनवायरमेंट से रिलेटेड। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है इसके अंदर, है ना, और क्या है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है। ठीक, तो एनवायरमेंट इज रिलेटेड टू एवरीवन एंड इट इज एसेंशियल टू ऑल। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो एनवायरमेंट के अंदर ही रह रहा है, तो एनवायरमेंट जो है सबसे रिलेट करता है और सबके लिए जरूरी भी है। तो इट इज एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट एवरी लिविंग बीइंग एंड इन्फ्लुएंस देम एट ईच मोमेंट ऑफ देयर लाइफ। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ह्यूमन बीइंग हो गया या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, उसके लाइफ का कोई भी मोमेंट है, वो किसी भी एज में है, छोटा बच्चा है एक, है ना, हम लोगों की एज का है, स्टूडेंट लाइफ का है, ओल्ड एज का कोई पर्सन है, मेल है, फीमेल है, ठीक है, या डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म है, एनवायरनमेंट जो है वो सबको इन्फ्लुएंस करता है, सबको प्रभावित करता है। तो वही मैंने कहा, एवरी पर्सन रिलेटेड टू एनी एज ग्रुप एंड ऑफ एनी ऑक्यूपेशन इज इक्वली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। ठीक है, सिमिलरली ह्यूमन एक्टिविटीज आल्सो अफेक्ट द एनवायरनमेंट। अब अगर हम थोड़ा सा इसको वाइस वर्सा देखें, तो हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, उसका एनवायरनमेंट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। Today, with the interference of man with nature, the environment of the earth has been changed totally and gave birth to several problems such as environmental pollution, depletion of natural resources, ozone depletion, acid rain, global warming, etc. तो जब
ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन नेचर के साथ बहुत ज्यादा बढ़ गया। आज की डेट में हम बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ, है ना? तो अर्थ का जो एनवायरनमेंट है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और चेंज करने से क्या हुआ कि हमारे सामने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई। जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, ओजोन हमारी डिप्लीट हो रही है, एसिड रेन हो रहे हैं जगह जगह पे, ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है ना? तो देयरफॉर स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट विल बी हेल्पफुल टू ओवरकम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो अगर हम एनवायरमेंटल साइंस को या एनवायरमेंट को या एनवायरमेंटल स्टडीज को, इस सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें इन प्रॉब्लम को ओवरकेम करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है? तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली इतना ही रखेंगे, है ना? हमारे जो तीनों टॉपिक हैं वो कवर हो गए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।